शरद जोशी का आज हम अप्सर नामक यह एक व्यंग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो शरद जोशी का संक्षिप्त परिचय हम पहले देख लेते हैं। शरद जोशी 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। होलकर कॉलेज इंदौर के दिनों में ही वे एक लेखक के रूप में प्रख्यात हो चुके थे। इंदौर में प्रसिद्ध नई दुनिया अखबार में परिक्रमा नामक कॉलम वह लिखते थे, जिससे उनकी पहचान बनी थी। तो पहली पुस्तक परिक्रमा उन्हीं लेखों को समाविष्ट करके 1958 में उन्होंने छापी थी। उनके दो व्यंग नाटक हैं, अंधा हाथी, एक था गधा उर्फ अल्लादा खां, दाद खां। इस तरह से देश विदेश से भी उन्होंने इसे मंचित किया नाटकों को, और वे लगातार अंतिम कॉलम प्रतिदिन नवभारत टाइम्स में लिखते रहे लगातार 7 वर्षों तक। इसी तरह से उनकी 21 जो किताबें हैं वह प्रकाशित हुई हैं, और वे सरकारी जो पुरस्कार है उनसे बचते रहे। मात्र एक सरकारी पुरस्कार पद्मश्री उनके खाते में है, वह उन्हें 1990 में मिला था। आधुनिक हिंदी व्यंग लेखन के सशक्त हस्ताक्षरों में हरिशंकर परसाई तथा शरद जोशी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। शरद जोशी ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुनबा परिस्थिति, राजनीति तथा स्वार्थपरता पर कड़ा प्रहार किया है। सांस्कृतिक अवमूल्यन, सामाजिक पतन, सामाजिक विघटन या आर्थिक विघटन आदि का यथार्थ चित्रण आपने अपनी रचनाओं में किया है। जीवन की विसंगतियाँ एवं विषमताओं को उन्होंने अपने रचना का विषय बनाया है या केंद्र बिंदु में रखा है। और ऐसे शरद जोशी का निधन 5 सितंबर 1991 में हुआ था। और अब हम जो उनकी अप्सर यह कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इसका हम व्यंग सार जो है उसे पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत व्यंग में शरद जोशी ने अप्सर को लेकर सटीक व्यंग किया है। अप्सर के हर लटके झटके को जीवंत तस्वीर इस व्यंग में दिखाई देती है। व्यंगकार असमंजस में है कि वह लोगों की जिज्ञासा को किन शब्दों में शांत करे, क्योंकि लोग समझते हैं कि अप्सर किस मिट्टी का बना है। वास्तव में अप्सर के संदर्भ में बहुत सी बातें मन में उमड़ती घुमड़ती हैं। जैसे सच यह है कि कुछ लोग पैदाइशी अप्सर होते हैं। अप्सर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अपसरत्व कायम रहता है, जो घर के लोगों को परेशान करता रहता है। इस व्यंग में कम शब्दों में अप्सर के असली रूप को इस तरह से बेनकाब किया गया है। देश का विकास होगा, यानी अप्सरों का विकास होगा। एक गड्ढा भी बिना दस्तक के नहीं खुद सकता। जो ज़्यादा से ज़्यादा अप्सर चाहिए और वे आएंगे। अप्सर के संदर्भ में व्यंगकार ने सबके मन की बात इन पंक्तियों में कही है। हर नया अप्सर अपने में महक लाता है, और जब जाता है चमन में बाहर बनाकर आता है, और जब जाता है मतबान का अचार बनकर जाता है। व्यंग अप्सर के अंग अंग से टपकते नूर से लेकर उसके मन की सिमटी सिकुड़ी बैठी हर कुंठा अप्सरी गुमान पैदा करती है या बयां करती है। तो इस तरह से यहाँ पर अप्सर नाम से स्पष्ट है कि कोई अधिकारी। तो इस तरह से हमारे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अप्सर काफ़ी महत्व रखता है। लेकिन यह जो अप्सर होते हैं, किसी भी बात की अगर अधिकता हो, अति हो, तो उसके दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो अप्सर होते हैं, ये जो अधिकारी होते हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, और उस दुनिया से वास्तविकता समाज से वह दुनिया जुड़नी चाहिए थी, क्योंकि समाज के लिए, समाज के विकास के लिए ये अप्सर बनाए जाते हैं। लेकिन ये अप्सर इस तरह किस मिट्टी के बने हैं? यहाँ पर लेखक ने यह प्रश्न उपस्थित किया है सामान्य लोगों के लिए कि ये अप्सर किस मिट्टी के बने होते हैं कि उनकी दुनिया ही अलग होती है, और वे
यहाँ तक बताया गया है कि जब वह रिटायर्ड भी होते हैं, जब अवकाश प्राप्त करते हैं, तो भी वे अपने आप को किस तरह से उसी परिवेश में, उसी भूमिका में जीवन जीते हैं, और उसके जो उदाहरण है वह आगे हम कहानी में देखेंगे। लेकिन ये अफसर हमारे जीवन में क्या असर छोड़ जाते हैं और उनकी क्या आवश्यकता है, और इस तरह से ये जो अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों की जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी गिनाया गया है, और अधिकतर जो बुराइयाँ हैं उसको गिनाया गया है। तो ये जो अफसर है, ये जो अधिकारी है, उन पर व्यंग्यात्मक, जिस तरह से हमने देखा था कि हरिशंकर परसाई की जो कहानियाँ हैं वो किस तरह से नुकीले बाणों की तरह हमें चुभती है और उसका असर हो पाता है, उसी तरह से इन अफसर इस कहानी में शरद जोशी ने भी सटीक व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ पर अफसरों के जो जीवन शैली है उनको उद्घाटित करने का सफल प्रयास किया है। तो अब हम अगले पेज पर अफसर, यह जो व्यंग्यात्मक कहानी है उसे पढ़ेंगे और स्पष्ट करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से माहौल बनाया है कि अफसर जो होते हैं वे हमेशा ही अपने बताए गए, निर्धारित किए गए, चाहे वह सरकारी हो, निम्न सरकारी हो या संस्थागत हो, अधिकारी हो, वह उनके जो अधिकारी होते हैं, अब उनके भी अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा निश्चित किया गया जो काम है केवल उसको ही ध्यान में रखते हैं और उसको पूरा करने का लक्ष्य केवल वे रखते हैं, ना कि जो आजू बाजू में उनके परिवेश में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने शरद जोशी ने एक उदाहरण दिया है, और वे हमेशा किस तरह से अपने नाक की सीधे काम करते रहते हैं और चलते रहते हैं। और हो सकता है जैसे यहाँ पर लेखक यहाँ तो कहते हैं कि वह जन्मतः से ही अफसर पैदा होते हैं और मरते भी अफसर होकर, एक तरीका होता है, एक सलीका होता है उनके जीवन का कि बस काम करते रहना है और अनुशासन में रहना है, अनुशासन में ही जीना है और अनुशासन में ही मरना है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर शरद जोशी एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहना चाहते हैं। देखिए अफसर, नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि डूबमरिए नाव, यानी देखिए नदी में जो तीर को, किनारों को पहुंचाने के काम करती है, यह जो नाव है, बोट मराठी में जिसे कहेंगे, कि नाव में अफसर के साथ बैठने से अच्छा है कि डूब मरिए, है, क्योंकि नाव में जब हम बैठते हैं तो एक अलग माहौल सा बना रहता है, एक सुखद इस तरह का वातावरण होता है। लेकिन यह जो अगर आपके साथ अफसर बैठा हो तो निश्चित एक काम का बोझ होगा, तो इसे उस बोझ से अच्छा है कि डूबकर मर जाए, क्योंकि जब सुराग होगा तो वह आपसे स्पष्टीकरण मांगेगा। जब नाव हिचकोले लेगी तो इधर या इधर उधर डोलेगी तो वह आपको जलती आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा। तो ये अफसरों का काम ही होता है कि जब भी हम जिस भी स्थिति में हो वह हमेशा उसमें क्या कमियां निकालेगा, या वह चीज़ में अगर कोई गलतियां हो तो उन गलतियों को गिनाएगा और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश हमसे कराएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अगर नाव पर अफसर के साथ बैठें और अगर उसमें नाव में सुराग हो जाए, कोई छेद हो जाए, तो उससे वह स्पष्टीकरण मांगेगा। अगर नाव किसी कारण हिचकोले यानी हिलने लगे, इधर उधर डोलने लगे, तो वह आपको ऐसी दृष्टि से देखेगा कि इसका क्या कारण है और क्यों यह अच्छी तरह से नहीं चलती, इस तरह से वह डांट भी लगाएगा। और जब वह धीरे धीरे सधी हुई लहरों से बहती चली जाएगी तब वह आपका आभारी नहीं होगा। और काम अगर सीधी तरीके से चलता है तो बच्चों तभी, अभी तो आप छोटे हैं क्योंकि आप नौकरी नहीं करते, ना ही आप सरकारी नौकर हैं या किसी तरह के आप कहीं भी आप काम करते हैं, तो जब भी आप भविष्य में आगे अच्छा काम करेंगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि किस तरह से जो आपके अधिकारी होंगे, जो आपके अफसर होंगे, वह आपको यही सब अनुभव देंगे, आपसे क्या वह अपेक्षा रखेंगे। तो इसका वर्णन यहाँ पर कवि शरद जोशी इस व्यंग्यकार ने या लेखक ने किया है। तो देखिए जब काम अच्छी तरह से चलता है तो वह कभी आपके काम की तारीफ नहीं करेगा, वह अपने को सफल अफसर मानेगा जिसके योग्य प्रशासन में नाव ठीक चल रही है। तो इस तरह से मानो नाव का जो काम चल रहा है, या कल्पना कीजिए, अर्थात वैसे देखा जाए तो जहाँ पर भी कोई छोटी मोटी घटना घटती है
तो तब यह सभी जो जानकारी है वह प्रशासन को दी जाती है और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि यह सभी जो काम है वह अच्छी तरह से चले। तो यह अफसर अपने आप को धन्य कहेगा जब तक अच्छे काम चलते रहते हैं कि उसी के देखरेख में ये सब हो रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, सब लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, लेकिन इसका श्रेय जो है वो अफसर लेते रहते हैं। चांदनी रात है, हवा है, लहर है, चारों तरफ वही अमृत बिखरा है जिसमें रोमांस पनपता है और कविताएं लिखी जाती है। कल्पना कीजिए कि चांद की रात है, चांदनी रात है और इस तरह से रात के वक्त अगर नाव में पानी की नाव में अगर सफ़र किया जाए तो वह कितना सुहावना होगा, कितना प्यारा होगा और एक साहित्यिक वातावरण का माहौल वहाँ पर तैयार होगा। पर नाव पर एक अफसर बैठा है, हो सकता है कि वह संगीतमय वातावरण में वह किसी फाइल का किस्सा छेड़ दे। तो ऐसी स्थिति में ना तो वह प्रेम की बात करेगा, प्यार की बात करेगा, स्नेह की बात करेगा, आनंद की, खुशी की बात करेगा, बल्कि वह ऑफिस की बात करेगा। उस फाइल का जो उस समय मुख्य सचिव के पास है, जिसके मूल टिप अफसर की है और जो कैबिनेट के सामने जाने वाली है। इस तरह से यहाँ पर कोई एक मामला है, मसला है और उसको पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए वह अपने सचिव से जानकारी लेगा ताकि वह बड़े अफसर को इस बात की जानकारी दे सके, ना कि आनंद की बात या सौंदर्य या प्राकृतिक सौंदर्य की बात वह छेड़ेगा। मन करता है कि नाव से कूद पड़े और ऐसी स्थिति में यहाँ पर लेखक करना चाहते हैं कि इतने अच्छे माहौल में अगर वह काम की बातें करें तो यह बिल्कुल असंगत है, क्योंकि दुनिया की इन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए ही तो हम नाव में बैठे थे। वे इस काव्यमय वातावरण में जो कि जो है, गलती वास्तव में आपकी है। आप नाव में अफसर के साथ बैठे ही क्यों? अफसर अफसर होता है और वह जितना दफ्तर में अफसर होता है उतना ही नाव में होता है। वह बोर करता है और वह इतना सहज बोर है कि बेचारा जानता नहीं कि वह बोर है। देखिए, उसके खून में ही मानो बोर होता है, अर्थात एक उदासीनता होती है। ऐसा कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अपने काम के प्रति इतना समर्पित होता है कि उसे काम के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता, चाहे उसे किसी भी परिवेश में क्यों ना ढाला जाए। तो इस तरह से यहाँ पर उसे पता ही नहीं चलता कि वह इतना बोर है, क्योंकि उसके जैसे रग रग में, नस नस में हम कहते हैं ना कि काम का इतना जिसे हम कहेंगे कि एक सनक उसमें होती है, उस सनक को वह पूरा करता रहता है इस तरह से। और वह यह भी नहीं जानता कि वह नाव पर बैठा है जब तक आप उसे मेमो न थमा दे कि सर यह चांदनी रात है और यह ठंडी हवा चल रही है, भगवान के बजट में इसका प्रावधान है। और हुजूर, देखिए ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की बजट में इसका प्रावधान है। देखिए, ये सरकारी अफसर है और सरकारी अफसर जो होते हैं वे हमने आपको कहा कि उनके सामने एक तरीका रखा जाता है, एक एजेंडा रखा जाता है, उसके हिसाब से उसे उन्हें चलना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया होती है जो सामान्य लोगों की दुनिया होती है, जो अपने तरीके से जीते हैं, जिसमें किसी तरह की पाबंदियां नहीं होती, कोई नियम, कोई कानून नहीं होते। और हो सकता है कि यहाँ पर जो भगवान ने, ईश्वर ने हमें प्रकृति के माध्यम से जो कुछ प्राकृतिक देन दी है, चाहे वह हवा हो, पानी हो या धूप हो, छाँव हो, ये या ठंडी हवाएं हो, ये सभी जो है वह मुफ्त में दी है और उसके लिए कोई टैक्स नहीं है, ना कोई पाबंदी है कि इतने समय ही ये मिल पाएगी, या क्यों आपने रात के समय या दिन के समय हवा का आनंद लिया, इसका कोई प्रावधान नहीं होता है। तो अगर जब तक आप उन्हें नहीं बताते हैं कि ये आपको मुफ्त में मिला है और इसको आपको इस वक्त ऑफिस के काम छोड़कर ये काम कर रही है, तब तक वह नहीं समझ पाएगा। और हुजूर श्रीमान, हेड ऑफिस से ऑर्डर हुए हैं कि आप पूनम की रात नाव पर बैठकर सैर को जाओ। तो इस तरह से देखिए, उसे इतनी आदत पड़ जाती है कि वह छुट्टी के दिन हो या फुर्सत के समय हो, वहाँ पर भी काम की बातें करेंगे। तो ये जो फुर्सत का समय है, तो वह फुर्सत का समय भी हेड ऑफिस से उसके ऑर्डर आने चाहिए कि अब आपको छुट्टी है और आप मज़े से रह सकते हैं, ये भी ऑर्डर आना चाहिए, तभी वह मौज उठा सकता है। इतना वह उस काम के अधीन या जो ऑर्डर्स उसे दिए जाते हैं उन ऑर्डरों को फॉलो करने के लिए वह इतना अधीन हो जाता है कि उसे फुर्सत का वक्त या मौज का वक्त समझ में नहीं आता।
लोग कहते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है, मिट्टी तो देसी है, सिर्फ साँचा विदेशी है। तो इस तरह से हम जानते ही हैं कि जिस तरह से अंग्रेज़ भारत में आए थे और अपने कारोबार को चलाने के लिए, उसने अफसर बनाने के लिए कॉलेज खोले थे, फिर शिक्षा प्रदान की थी। इस तरह से क्लर्क निर्माण हुए और फिर अफसर निर्माण हुए, ताकि उनका काम सुचारू ये वाक्य जो शब्द महत्वपूर्ण है कि सुचारू ढंग से चले। तो इस तरह से कोई भी काम हो वह अच्छी तरह से चलने के लिए अफसरों की निर्मित की जाती है। तो यहाँ पर शरद जोशी ये बताना चाहते हैं, तो क्योंकि ये तो हमारे भारतीय ही है, जो अफसर है वह हमारे ही है, लेकिन उनको वो जो सुचारू ढंग से व्यवहार या व्यापार करने की बात करते हैं ये विदेशी है, जिसमें अफसर ढलता है। और यहाँ पर भारतीय लोगों को भी उन्हीं की तरह अपने आप का जीवन जो है वह तैयार करना पड़ता है, एक सलीका सीखना पड़ता है। जन्म से अफसर हो जाता है और वह बहस का विषय है। यह सच है कि कुछ लोग पहले से अफसर होते हैं, अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमी का अफसरत्व कायम रहता है, जो घर के लोगों को परेशान करता रहता है। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं, हम आपसे बड़े ही हैं, इसलिए तो हमने पहले भी आपको कहा कि ये अनुभव आपको नहीं है कि अफसर चीज़ क्या होती है, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट है कि कुछ लोग इस तरह से अपनी जो अफसरियत है उसको लोगों पर, या मनमानी जिस तरह से है उनकी, वह लोगों पर लादते रहते हैं, उनसे काम करवाते रहते हैं, यहाँ तक कि वह भी इतने तरीके से रहना सीख जाते हैं कि वह अपने काम के बाहर, जिस तरह से घोड़े को जो वह पट्टी लगाई जाती है उसके आँखों के सामने, दोनों आँखों के सामने, और वह चलता जाता है। इसी तरह से ये जो अफसर है वह चलते जाते हैं और लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि उनको जो दिए गए निर्धारित किए गए काम है वह समय से पूरे हो और उसी तरीके से हो। तो कुछ जो अफसर ऐसे होते हैं जो रिटायर्ड होने के बाद भी जिस तरह से उनका, जब वे काम पर थे तो उस काम के जो नियम थे या काम के अधीन होने के कारण, चाहे उनका खाना हो, पीना हो, सोना हो, जो भी उनकी जो दिनचर्या हो या जीवन की शैली हो, वह उसी तरह से जीते हैं। और जिससे कि घर के लोग जो होते हैं वे भी परेशान होते हैं। वह एक, देखिए अब हम अगले पंक्ति में पढ़ते हैं, वह एक न सुलझाने वाली चीर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नजर आती है। तो ये जो अफसर होते हैं वह तो हम देखते हैं कि जब वे काम पर थे तो हर एक फाइल को वह निपटाने का, वैसे तो यह भी बड़ी विडंबना है, हम देखते हैं कि सरकारी ऑफिस में या अफसर जो होते हैं वो काम नहीं करते, इसलिए भोलाराम की जीव जैसी हरिशंकर परसाई की हमने कहानी देखी थी कि किस तरह से बेचारा स्वरलोक भी सीधा जाता है, फिर भी उसे पेंशन नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पर इस तरह से उल्टा बताया गया है कि ये अफसर इतने ईमानदार है, इतने प्रामाणिक है कि अपना काम किए बिना ये कहीं से भी गलत नहीं होगा कि वह मरते तक नहीं है या चैन की सांस नहीं लेते। तो इसी तरह से ये रिटायर होने के बाद भी न सुलझाने वाली चीर पेंडिंग यानी हमेशा बनी रहे, वह कभी भी पूरी न हो, ऐसी फाइल की तरह नज़र आते हैं। क्योंकि अब वो तो अवकाश प्राप्त है, रिटायर हो चुके हैं, अब उन्हें कोई काम नहीं है, और जब उन्हें काम था तो वे किसी को समय नहीं दे पाते थे, तो अब वो बिल्कुल खाली दिखाई देते हैं। और हर बच्चा अपने आप में एक केस लगता है जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, पर जिसे न सस्पेंड किया जा सकता है और ना ही जिसका पेंशन रोका जा सकता है। तो इस तरह से लगते हैं जैसे एक केस हो, एक कोई मामला हो, और यहाँ पर वह एक बच्चे जैसा लगता है कि वह हमेशा अनुशासन यानी जो शिस्त है उसको भंग करने वाला है, और ना ही उसे काम से निकाला, क्योंकि पहले ही वह काम को एक तरह से पूरा कर चुका है, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अर्थात वह रिटायर्ड हो चुका है। तो ना तो उसे काम से निकाला जा सकता है और ना ही उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। वे घर के एक दफ्तर की तरह को चलाते हैं। देखिए, अपने घर को वे एक दफ्तर की तरह चलाते हैं, और जिस तरह से दफ्तर से वे कभी ठीक नहीं
नहीं चला पाए उसी तरह से घर को भी नहीं चला पाते। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि ना तो वे दफ्तर को ठीक तरह से चला पाते थे और ना ही वे घर को ठीक तरह से चला पाते हैं। देखिए क्यों, इसका उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया है। जब तक 4 सब्जी वालों से मौखिक टेंडर वे न निकाले तब तक वे कद्दू तक नहीं खरीदते, और जब तक वे सैंक्शन नहीं दे प्यार नहीं करते। इस तरह से यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर ये जो सरकारी नौकर है वह हर जब भी कोई काम करना होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, तो वे पहले टेंडर निकालते हैं और टेंडर अगर उन्हें सस्ते में होता है वो काम, जब कोई व्यक्ति सस्ते में कर देने की आश्वासन देता है तभी उसको वे पूरा करने के लिए जिम्मेदारी उस पर सौंपता है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो अफसर है वह रिटायर होने के बाद भी सब्जी वाले से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि कहाँ से उन्हें जो सब्जी है वह सस्ती मिले। और यहाँ पर जब तक उन्हें किसी बात की मंजूरी नहीं मिलती तब तक वह किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। वर्षों गए, कितने अफसर आए और चले गए, कितनी कुर्सियाँ उनके वजन से चरमरा टूटी और फेंक दी गई। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। हमने ये अनुभव किया है कि जब भी कोई अफसर बदल कर जाता है तो दफ्तर में उसके लिए एक नई कुर्सी लाई जाती है। हो सकता है कि यह कारण हो कि जब तक उसका कार्यकाल रहा हो उसके वजन से वह कुर्सी या तो टूट गई है या पुरानी हो चुकी है। तो इस तरह से लेखक भी ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि कितने अफसर आते हैं और चले जाते हैं, कितनी कुर्सियाँ उनके वजन से टूट जाती है और उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन वज़न वही रहता है। अफसर वही, उसका वज़न चाहे वह दुबला हो या पतला हो, लेकिन उसके जो अधिकार है उसका वज़न यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं। वज़न वही रहता है, फाइलें उसी तरह बनती है और विकसित होती रहती है। अफसर जाता है पर अफसरी बनी रहती है। वह एक आत्मा है, एक शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेता है। अफसर नहीं जाता, वह कायम रहता है। जिस तरह से राजा नहीं मरता उसी तरह से अफसर भी नहीं मरता, वह विद्यमान रहता है। पेड़ उगते हैं और उनके टेबल कुर्सी बनती है, कागज़ का कारखाना चलता है और फाइलें तैयार होती है। देखिए, पता नहीं जब भोजपत्र पर लिखा जाता था तब फाइलें कैसी बनती होगी, अब इसका सवाल नहीं है। देखिए, अफसर अफसर हैं, तो इस तरह से यहाँ पर अफसरों को जब तक वह जीवित रहते हैं तब तक इस तरह से अपना जो दफ्तर है उसको वह बनाए रखते हैं। उसमें फाइलें आती है और किस तरह से फाइलें पर फाइलें बनती हैं। और यहाँ पर ये भी स्पष्ट किया गया है जो टेबल कुर्सी है वह पेड़ों से बनती है, या जो कागज़ है वह भी कागज़ के कारखानों से आती है, वह भी पेड़ पौधे से ही आती है। लेकिन वह ज़माना क्या ज़माना रहा होगा कि जहाँ भोजपत्र पर लिखा गया होगा वहाँ पर कैसी फाइलें होगी। लेकिन यह बात भी तभी स्पष्ट थी और आज भी स्पष्ट है कि अफसर अफसर है, चाहे वह भोजपत्र का ज़माना हो और या आज के कागज़ का ज़माना हो, अफसर अफसर ही रहा था। पर सवाल इसका अब नहीं, क्योंकि कागज़ की कमी नहीं और अफसरों की कमी नहीं। जैसे जैसे कागज़ बढ़ेंगे नए सैंक्शन खुलेंगे और नए अफसर कुर्सी पर यूँ ही शोभा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कागज़ की तो कमी नहीं है, अर्थात हमारा इतना विकास हो चुका है, इतनी आधुनिकता हम में आ गई है कि अब अफसरों का ज़माना आ गया है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसकी उपमा जो है, उसकी तुलना जो है वह शरद जोशी लेखक ने किस तरह से की है। देखिए, जैसे गमले में पौधा जो झूमता रहता है, खिलता रहता है, पर जड़ से मजबूत होता है, हिलता नहीं। देखिए, गमले का जो पौधा जब एक बार वह अच्छी तरह से पनप जाए तो वह हिलता रहता है, डुलता रहता है, उसमें विकास होता रहता है, पेड़ पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, सुगंध आती है, उसकी जड़ें जो होती है काफ़ी मजबूत हो जाती है, वह हिलता नहीं है। देश का विकास होगा यानी अफसरों का विकास होगा। एक गड्ढा भी बिना दस्तखत के नहीं खुद सकता, सो ज़्यादा से ज़्यादा अफसर चाहिए, वे आएंगे, विकास न हो अफसर आएंगे, विकास हो ना हो। देखिए, केवल अफसर, हम जानते हैं अभी समाज में या राजनीति में जो भी कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए अफसरों की नियुक्ति की जाती है।
छोटी छोटी घटनाओं को लेकर अफसरों का महत्व बढ़ाया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चाहे वह काम हो या ना हो, लेकिन अफसरों का जो महत्व है वह काफ़ी सारा बढ़ चुका है। हर नया अफसर अपने में महक लिए आता है। जब वह आता है चमन में बाहर बनकर आता है, और जब जाता है तो मतबान का अचार बनकर जाता है। देखिए यहाँ पर जब वह आता है तो जिस तरह से आपने अभी देखा, आपने आचार का सीज़न है, तो आचार किस तरह से जब वह मुड़ता नहीं है, जब तक वह पकवा नहीं होता तब तक उसकी महक पूरे घर भर में फैल जाती है। जो कैरी का, आम का जो मुरब्बा होता है, मुरब्बा जिसे हम एक तरह से उसको लॉन्च जिस कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसका मुराबा जो होता है वह साल भर टिकता है। तो उसी तरह से ये जो अफसर होते हैं वह आते वक्त महक लेकर आते हैं, अर्थात उनके काम की जो पद्धति है उस पद्धति से सबको प्रभावित करते हैं। और जब जाते हैं तो उस पद्धति को, उस प्रभाव को भी छोड़कर जाते हैं कि लोग सालों तक या मरते दम तक नहीं भूलते। कभी अफसर को जाते हुए देखते तबादले का दृश्य बड़ा रोचक होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ऑफिस की बात यहाँ पर लेखक ने की है कि किसी दफ्तर में जब कोई अफसर जो होता है उसका तबादला होता है, और जब नया अफसर आता है तो उसकी जो शुभकामनाएं, उसका जो अवभगत है, ये दोनों ही क्रियाएं जो बड़ी मुश्किल से लगती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया है कि इस मौके पर हम क्या कहें। एक तरफ हमें बड़ा अफसोस है कि वर्मा साहब हमारे बीच से जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें खुशी है कि शर्मा साहब हमारे बीच आ रहे हैं। विदाई का भाषण देने के सामने धर्म संकट है, और नए अफसर को मक्खन लगाने और जाते हुए को शाब्दिक अफसोस प्रकट करने की मिश्रित अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं सूझते। कुछ शब्द जो कह दिए जाते हैं और जो जाता हुआ अफसर संतुष्ट कर लेता है। एक प्लेट में चमचा कूद कर दूसरी प्लेट में जाता है। तो केवल जो अफसर होते हैं, हमने देखा है अक्सर कि आज के ज़माने में जो ईमानदार अफसर होते हैं उनका तबादला होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वही बात यहाँ पर कही गई है कि एक प्लेट से चमचा कूद कर दूसरी प्लेट में आ जाता है नया अफसर। यानी देखिए यहाँ पर नया अफसर क्या कहलाता है, कुछ नया है। यहाँ की टेबल वहाँ, और जब वह आ जाता है तो यहाँ की टेबल वहाँ, यानी अफसर ही रहता है। लेकिन वह जब दफ्तर में आता है तो किस तरह के बदलाव वह अपेक्षित, क्या परिवर्तन, क्योंकि वह आया है इस बात का वह सबूत देना चाहता है। इसकी अपनी एक काम करने की पद्धति है, वह बताने की कोशिश करता है। सफाई झाड़ पसंद है तो पूरे को कैक्टस, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो काम करने का तरीका जिस तरह से, ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब राजनेता बदल जाते हैं वह भी अफसर ही होते हैं, जिसे, क्योंकि अफसर का मतलब है कि जनता का सेवक, लेकिन वह यहाँ पर अपने आप को अफसर समझने लगते हैं, वास्तव एक अलग अफसर समझने लगते हैं, मानो उनके हाथ में सत्ता आ गई है और वह चाहे जिस पर अन्याय करें। ये बात महत्वपूर्ण है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते ही है ना कि हमारे भारत में तो ऐसा ही होता है कि अलग अलग पक्ष की सत्ता हमारे देश में आती है, और पक्ष बदलते ही पूरी नीति बदल जाती है, देश की नीति बदल जाती है, चाहे वह राजनीति हो या सामाजिक नीतियाँ हो, ये सभी बदल जाती है। लेकिन कुछ विश्व में ऐसे देश हैं वह केवल नेता बदलते हैं, लेकिन उनके जो धोरण होते हैं, उनकी जो नीतियाँ होती है, उनके जो राजकाज करने की पद्धति होती है, उसको कहीं भी बदला नहीं जाता। तो हमारे देश में ये बहुत विडंबना है। देखिए यहीं से लेकर अफसर बदलता है तो पूरे दफ्तर का माहौल बदल जाता है, पूरे दफ्तर का जो चेहरा है वह बदल जाता है। तो इस तरह से वैसी बात यहाँ पर हमारे देश के बारे में भी होती है। तो ये बहुत गलत बात है। चेहरा बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी सूरत बदलनी चाहिए। जिसे कहा जाता है, दुष्यंत कुमार का कहते हैं ना कि कहीं भी आग हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो जो काम करने की पद्धति, उस काम को पूरा करना चाहिए, ना कि उस दफ्तर को बदलने की बात करने की बात यहाँ पर कवि करने करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि पुराने अफसर को कॉटन पसंद था और नए अफसर को कॉटन पसंद है, और पुराने को कैक्टस पसंद था। तो ये दोनों बाढ़ में जाए, इसका कोई महत्व नहीं है। तो उनका काम करने का तरीका महत्वपूर्ण था। देखिए
अगले पेज पर हम पढ़ते हैं पंक्चुअलिटी पर विशेष जोर। यानी समय, कोई कोई अफसर है जो वह समय को काफ़ी महत्व देते हैं। 10:30 यानी 10:30 बड़े बाबू की परेड और चपरासी को ओवर टाइम। देखिए, बड़े बाबू की परेड यानी वह एक तरह से राउंड लगाएगा और चपरासी को ओवर टाइम करनी पड़ेगी। नया अफसर आया है तो बिगड़ी गाड़ी दुरुस्त होगी। पर यह सारी चुस्ती शुरू के 2 माह बाद में वही ठहरा। केवल 2 महीने तक यह चलता रहेगा, फिर बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। जब तक बड़े बाबू और अफसर के सूत्र जुड़ जाते हैं और दुरुस्त गाड़ी फिर उसी चाल में चलने लगती है जैसे बिगड़ी गाड़ी चलती है। अफसर के शरीर का कोई रग सरकार के सूत्रों से अलग नहीं होता। फाइल, मीटिंग, दौरा, रिपोर्ट, डीओ, रिमाइंडर, मेमो, ऑर्डर की दुनिया में बंधा वह सहानुभूति का पात्र होता है। सब कुछ रूटीन होता है। सुबह सूर्य का उगना रूटीन है और देर रात चांद का डूबना रूटीन है। आधी रात आंधी आती है, फाइल हो जाती है, फूल खिलता है, स्टोर में जमा हो जाता है। कुछ अर्जेंट होता है, कुछ इमीडिएट होता है। जो नहीं होना चाहिए वह भी होता है, बशर्ते बजट में गुंजाइश हो। 4 पैसे की मटकी ठोक बजा कर ली जाती है और मटकी ठोकने बजाने के सरकारी तरीके अलग ही होते हैं जिन्हें अफसर जानता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सरकारी कामकाज है उनको दर्शाया गया है और उनका एक तरह से बना बनाया मानो खेल होता है और वह सालों से चलता आता है और आगे वैसे ही चलता रहेगा। इस तरह की बात कही गई है। अफसर से दोस्ती नहीं की जाती। देखिए, अफसर के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात इस परिच्छेद में दी गई है कि अफसर से दोस्ती नहीं की जाती, उससे रिश्ता नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिश्ते के में नियम होते हैं, दोस्ती में नियम नहीं होते। अफसर के साथ नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है। कहावत है कि अफसर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अफसर के सामने और घोड़े के पीछे से नहीं आना चाहिए। पुराने ज़माने में जब अफसर घोड़े पर बैठकर दौरा करते थे तो यहाँ पर फिर एक विडंबना है। क्यों नहीं किया जा सकता है? पहली बात तो यहाँ पर जो कहावत की बात है उसको हम स्पष्ट करते हैं कि अफसर के सामने और घोड़े के पीछे से, यानी जब भी हम अफसर के सामने जाते हैं तो वह कुछ ना कुछ काम बताते हमें एंगेज कर देता है। और घोड़े के पीछे क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि घोड़ा हमेशा, अगर आप उसके पीछे गए तो वह असुरक्षित महसूस करता है और उसे वह हमें शायद लात मार दे। तो इस तरह से पुराने ज़माने पर अफसर ही घोड़े पर बैठते थे, यानी दोनों भी जो खतरे थे वह लोगों के सामने थे। तब पता नहीं लोगों का क्या होता होगा, क्योंकि तब आगे रहे या पीछे हालत बिगड़ने का अंदेशा हरदम रहता है। तब किनारा काट कर बगल में रहना ही एक नीति रही। इस तरह से इन दोनों से बचकर ही रहा जाए, ऐसे शायद लोगों का मानना है। अफसर डांटता है, नेता सारे देश के लोगों के साथ डांटते हैं और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। तो नेता सारे लोगों को डांटता है, लेकिन अफसर एक एक व्यक्ति को कैबिन में बुला कर डांटता है। हम डरते हैं, हम डटे हुए लोग हैं जो डांटने वाले के अधीन सटे हुए काम करते हैं। कुर्सी बनी रहे पर कब खाट खड़ी हो जाए कह नहीं सकते। इस तरह से यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं वह कर्मचारी हमेशा इस तनाव में रहता है कि कब उसे अफसर जो है वह कुछ काम कहे और वह काम पूरा न होने पर या गलत होने पर उसके बात खाने पड़े और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह गैजेटेड है, यानी गज़ेट में है और हम गज़ेट के बाहर हैं, यानी वह एक नियम है और वह अफसर जो है वह नियमों का पालन करता है। और जो कर्मचारी है वह अगर नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। फिर भी फाइल में है और फीते से बंधे हैं। फीता हमारी आत्मा पर लिखता है और लपेटने वाला अफसर है। इस तरह से यहाँ पर जब भी हम कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के साथ साथ जो अफसर है उसके जो नियम है, उसके जो एक तरह से कानून है, उन कानूनों में हम बन जाते हैं और उनका पालन हमें करना पड़ता है। और वह मानो हमारे दिल दिमाग में आत्मा में वह इतने फिट बैठते हैं कि उसके ही आधीन हम चलते रहते हैं। जिस तरह से
अगर सुबह 8 बजे हमें नौकरी पर जाना है तो जाना ही है, 1 बजे छुट्टी है तो है, उसके बाद जो काम निर्धारित किए गए हैं उन कामों को पूरा करना है तो करना है। इस तरह से हमारी आत्मा में वह लिपटा रहता है। और निपटने वाला जो होता है वह अफसर होता है। अफसर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है। देखिए, सर्वव्यापी किसे कहा जाता है? ईश्वर को, भगवान को कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो अफसर होते हैं वह भी सर्वव्यापी होते हैं। मानो वह अपना जो अस्तित्व है वह चारों ओर बिखेरे रहता है। यानी कर्मचारी कहीं पर भी रहे, उसे इस बात का एहसास होता है, अनुभव होता है कि उसको अफसर ने जो कुछ काम निर्धारित दिए हैं उसको पूरा किसी भी हालत में उसे पूरा करना है। वे रेडीमेड मसीहा है, एक्टिव शहीद है और फुर्तीला कछुआ है। देखिए कितनी तुलना है इस अफसर। यह एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है कि अफसर ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, वह रेडीमेड मसीहा है। यानी मसीहा का मतलब फिर भगवान, रेडीमेड। हमारे लिए भगवान ने इस तरह के अफसर नियुक्त किए गए जो हमसे काम करवाते हैं। एक्टिव शहीद है, वह शहीद हो चुके होते हैं। उनका मानो जो शरीर है वह शहीद हो चुका होता है, वह त्याग चुका होता है, उसे केवल काम और काम ही दिखता है। और वह स्फूर्तिला कछुआ है। अभी कछुआ तो आप जानते ही हैं कि कछुआ बहुत धीमी गति में चलने वाला प्राणी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह कैसा है, लेकिन स्फूर्तिला होने के स्फूर्तिला भी है और कछुआ भी है। तो हमने देखा कि कछुआ कभी हारता नहीं है रेस को, तो यह स्फूर्तिला भी है और जीतने वाला भी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अफसर है वह किस तरह से, वह देखिए, वह खली में सिर रख मुसलों का अनुशासन में रखता है। देखिए खली आप जानते हैं और मुसल आप जानते हैं। जिस तरह से पुराने ज़माने में मसालों को, मिर्ची को कूटा जाता था तो उसे खली कहा जाता था, और जो कूटने वाला साधन था उसे मुसल कहा जाता था। तो वह अपने सिर जो है वह खली में रखता था और अनुशासन को, मानो मुसल को अनुशासन, देखिए खुद का सिर कहाँ पर है? खली में, और उसको मारने वाला जो मुसल है वह उसको अनुशासित करता था कि कितनी मार उसे पड़नी चाहिए। यानी आबेल मुझे मार। ऐसी स्थिति इन अफसरों की होती है कि अफसर को हर रोज़ एक नया काम मिलता है और उसको पूरा करने के लिए वह अपने जो कर्मचारी है उनसे वह करवा लेता है। लेकिन सिर किसका होता है? अफसर का। वह सारी मार जो है वह अपने आप झेलता है और उसको पूरा करने के लिए वह मुसल को अनुशासन में रखता है। जो उसे मारने वाला है, जो इस काम को पूरा करने वाला कर्मचारी है, उसको वह अनुशासन में रखता है। देखिए वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता। तो ऐसा कहा जाता है ना कि आरसी कंगन को बिना हाथ के आरसी कंगन की क्या ज़रूरत। यानी अगर हमारा हाथ ही साफ सुथरा हो तो आरसी की आवश्यकता नहीं है। तो वह इतना साफ सुथरा होता है, इतना अपने काम में परफेक्ट होता है कि उसे आरसा या आईना देखने की आवश्यकता नहीं होती। और सत्य के प्रमाण मांगता है। काम पहले वह मांगेगा, उसके सबूत वह मांगेगा। अफसर है, वह अकेला अफसर है। आपके साथ अफसर है, सुबह अफसर है, शाम अफसर है, वह जीता है, जीवन को डील करता रहता है। तो इस तरह से हमारे दिलो दिमाग में यह अफसर इतने छाए रहते हैं कि चाहे वह रात हो दिन हो, वह हमारे मानो दिमाग में ही बैठा रहता है कि हमें काम को पूरा करना है। एक निश्चित तरीके से और एक निश्चित तरीके से, इसी फॉर्मेट में, इसी पद्धति से वह काम होना चाहिए। वह सहज परिभाषित है और अनुमान से परे है, फिर भी जिज्ञासा का केंद्र है। तो हम उसे स्पष्ट नहीं कर पाते कि यह अवसर है क्या चीज़, तो उसे हम सहजता से परिभाषित नहीं कर पाते। उसके अनुमान से परे होते, चाहता क्या है वह, उसको हम नहीं समझ पाते। फिर भी वह जिज्ञासा का केंद्र है। आगे क्या कहेगा वह, आगे क्या कहेगा, इस तरह की जिज्ञासा हमें बनी रहती है, क्योंकि प्रशासन के ब्रह्म के कार्य कारण संबंध पहचानता है। और इस तरह से जो प्रशासन पूरा जो ढांचा है हमारा काम करने का, जो केंद्र है, वह काम करने का जो केंद्र है वह मानो ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म जिस तरह से निर्माता है उसी तरह से हमारा यह जो प्रशासन है वह निर्माण का केंद्र है। और इस निर्माण के केंद्र को यह जो अफसर है वह अच्छी तरह से पहचानता है, और इसलिए उनका और ब्रह्म का कार्य कारण संबंध है।
इस बात को यहाँ पर लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगले और अंतिम परिच्छेद की ओर हम आते हैं। उसके साथ रहकर क्या कीजिए, ऐसे अफसर के साथ रहकर क्या कीजिए, वह जहाँ है जितना है मेरी समझ से काफ़ी है, उसे वही रहने दे। तो यहाँ पर लेखक ऐसा कहना चाहते हैं कि हर एक, ये स्पष्ट ही है कि हर एक कर्मचारी अपने अफसर को थोड़ा बहुत समझ पाता है और जितना समझ पाता है वह उसके लिए काफ़ी है। यानी जो अफसर उसे काम देता है उस काम को पूरे 100% वह काम करने का प्रयास कर्मचारी करता है। अफसर अगर उस किनारे जा रहा है तो आप भी उस किनारे जाइए, उसी में सबकी खैर है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है कि जहाँ अफसर जैसा कहे वैसा अगर आप काम करते हैं तो आपको किसी बात की तकलीफ नहीं है, जब तक आप काम पर है, नौकरी पर है। और अगर इसके खिलाफ आप कुछ काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए अफसर एक ऐसी जमात है जिसका कहना मानना चाहिए। वह जिस तरह से सोचता है उस तरह से सोचना चाहिए। वह जो चाहता है उस बात को पूरा उसी दायरे में रहकर पूरा करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से एक अफसर का महत्व प्रदान करने वाला या उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ व्यक्त करने वाला यह पाठ है। धन्यवाद।